नमस्कार, B4 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर दूसरे चरण के तहत होने वाले पंचायती राज चुनाव का जो प्रचार है वो कुछ ही देर बाद जो है वो थमने वाला है। ऐसे में हर उम्मीदवार जो है जीत हासिल करने के लिए बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है वो लोगों से अपने मतदान की अपील के लिए कर रहा है। तो साथियों, इस चुनावी चर्चाओं के दौरान जो है आज हमारी टीम पहुंची है गरोंडा उपमंडल के गांव कैमला में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार भाई सतपाल फौजी जी, जो कि देश की आर्मी के अंदर यानी कि सेना के अंदर जो है वो 16 साल तक सेवा दे चुके हैं। ऐसे में अब राजनीतिक मैदान में वो है, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे उनके चुनाव के अंदर रहने वाले हैं और क्या रणनीति इसको लेकर के उनके द्वारा बनाई गई है। तो आइए सीधे चलते हैं सतपाल जी के पास, इन्हीं से जानेंगे। नमस्कार जी न्यूज़ 24 B4 न्यूज़ को सभी दर्शकों को सतपाल फौजी की तरफ से नमस्कार जी। भाई साहब, सबसे पहले तो आप गांव वासियों को ये बताओ कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है। मेरा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप जी। भाई साहब, आपका चुनाव चिन्ह है वो टेबल का लैंप है, तो आप लोगों के बीच जा रहे हैं वोटों की अपील के लिए, तो कैसा रिस्पॉन्स, कैसा समर्थन आपको लोगों का मिल रहा है? मैं पिछले 2.5 साल से कंपेनिंग पे हूँ जी। पूरे गांव में घर घर घूमा हूँ और पूरी 36 बिरादरी का समर्थन मेरे को है और लोग बड़ी आशा की नज़र से देख रहे हैं कि पहली बार गांव में एक फौजी सरपंच बनने जा रहा है और उनको भरोसा है कि ये ईमानदारी से काम करेगा जी। यानी कि आप जो हैं एक सैनिक रहे हैं देश के अंदर, आपने सेवाएं दी हैं 16 साल तक। जो अनुशासन और जो राष्ट्रभक्ति का जो एक सीख वहाँ पर दी जाती है, क्या यहाँ पर भी वही चीज़ आप लोग फॉलो करोगे? मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी। जैसे मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो बच्चे, जो युवा हैं हमारे गांव के, उनके अंदर एक डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन खेल के प्रति, डिसिप्लिन अपने बुजुर्गों के प्रति, डिसिप्लिन प्यार अपने देश से। हम पूरी कोशिश करेंगे उनको खेल के माध्यम से और प्रेरित करके इन चीज़ों के लिए जी। यानी कि आपका जो मुख्य फोकस रहेगा कि गांव वाले जीवन के किसी भी क्षेत्र में रहे, अनुशासित रहे। बिल्कुल जी, अनुशासन के बिना लाइफ नहीं सेट होती है। जो बच्चा डिसिप्लिन्ड है, जिसके पास अनुशासन है, वो बच्चा बड़ा होकर देश का नाम रोशन करता है जी। आपने जो ये अनुशासन की बात की है, क्या गांव के विकास कार्य जब आप करेंगे वो भी एक अनुशासन की गति जो है वो पकड़ पाएंगे? गांव के विकास कार्य जो भी हैं हमारे पास, हमने पहले से ही उसके लिए तैयारी की है। कुछ थोड़े बहुत के लिए हमने पहले भी मेहनत की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हमारे पास पद नहीं था और वो कुछ राजनीति का शिकार हो गए। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी कार्य हैं सभी गांव वालों को मिलके बैठ के उनकी सलाह लेके ये सारे कार्य पूरे किए जाएंगे जी। तो बहुत बड़ी बात जो है भाई सतपाल ने रखी है कि जितने भी कार्य मैं करूँगा वो अकेला संभव नहीं है या अकेला नहीं करूँगा, बल्कि सभी की भागीदारी, सभी का योगदान जो है उसके अंदर रहने वाला है। तो एक बात जो है वो साफ निकल कर यहाँ पर आती दिख रही है कि गांव की सरकार में अब हर व्यक्ति का जो है वो हिस्सा रहेगा। हाँ यस सर, ऐसा है। गांव तब चलता है जब आप सबको साथ में लेके, सबकी सलाह लेके उनके साथ खड़े होकर काम करते हैं। अगर आप अकेला करने की कोशिश करोगे या बिना उनकी सलाह के करोगे तो वो काम पूरा नहीं होगा और उसमें रोड़े अटकाए जाएंगे। उससे पहले पूरे गांव की सलाह हो तो फिर उसमें वो कार्य जल्दी पूरा होता है जी। आपको लगता है गांव वाले उसमें आपका सहयोग करेंगे? बिल्कुल, मेरे को लगता है क्योंकि मैंने पहले ही पंचायतों में भी बहुत पंचायतें अटेंड की हैं, बुज़ुर्गों के साथ रहा हूँ। बच्चे, जो युवा बच्चे हैं जो खेल में हैं, उनके साथ हमारा टच है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे आर्मी पर्सनल हैं सभी पूरे ग्रामवासी एक्स हो या प्रेजेंट में जो अभी सर्विस कर रहे हैं, वो सभी ये चाहते हैं कि इसमें फील्ड में भी एक आर्मी जैसा डिसिप्लिन, जो आदमी समय पे काम कार्य पूरा कर सके, एक ऐसा आदमी चाहिए। और हमारे पास टाइम है पूरा 24 घंटे, मैं इसी के लिए ही काम करूँगा, यही सोच के मैं आया हूँ जी। कई बार सरपंचों को, जो मौके के सरपंच होते हैं, उनके द्वारा जो है ये दलील दी जाती है कि गांव वाले जो हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको कैसे लगता है, क्या विश्वास आपको कि गांव वाले आपके सहयोग करेंगे?
गांव वाले सहयोग करते हैं अगर आप उनकी सलाह लेते हो। वो सिर्फ वैसे ही रोना रोते हैं इस चीज़ का? नहीं, गांव वाले पूरा सहयोग देते हैं। जब देते हैं जब आप उनके साथ लेके चलोगे, उनकी सलाह लोगे, उनको समझाओगे, दो के साथ बात करोगे, चार को जोड़ोगे, तो उसके बाद सहयोग मिलता है गाँव का। जी, तो बहुत बड़ी बात जो है वो सतपाल जी जो हैं उन्होंने बताई है कि यदि आप सहयोग लेने की मनसा से उनके पास जाएंगे तब गांव वाले सहयोग करने में पीछे नहीं हटते हैं। सतपाल भाई, आप लोग मैदान में हैं, आपके साथ साथ और उम्मीदवार भी मैदान में होंगे, ऐसे में आपकी फाइट जो है, आपका मुकाबला जो है किसके साथ रहने वाला है? मेरा मुकाबला खुद से है जी। मैं एक विनिंग सिचुएशन में हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको ग्राफ को और बढ़ाया जाए और अच्छी लीड से मैं विन करूँ। जी, विनिंग की बात करी भाई साहब, ऐसा तो नहीं हो कि आप सिर्फ पारिवारिक आधार पर आपकी वोट गांव में ज़्यादा हो या बड़ा परिवार आपका हो, सिर्फ उस आधार पर आप लोग कह रहे हो गांव से कुछ ऐसा समर्थन आपके पास ना हो? मैं कभी भी परिवार की, पाने की और जातिवाद की बात नहीं करता। मैं फौजी हूँ, हमने यही चीज़ सीखी है। हम एक ही प्लेट में खाना खाते थे, कभी किसी को पता नहीं लगता था कौन किस कास्ट से है। पूरे 5 साल 10 साल भी रह के आए तब भी किसी का नहीं पता चला, और ये चीज़ें मेरे अंदर नहीं है, ना ही मैं ये कार्य करता हूँ। यानी आप जात की, परिवार की, धर्म की कोई राजनीति नहीं करते, बल्कि विकास की राजनीति आप? जी हाँ। और दूसरी बात ये है कि सभी कैंडिडेट अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे पास मेरे गांव में 17 से 20 के करीब बिरादरी हैं, सभी का समर्थन है, सभी भाई मेरे साथ खड़े हैं। और आप ये चाहो तो गांव में भी पता कर सकते हैं, मैं अकेला ही कैंडिडेट हूँ जिसमें कोई भी बिरादरी गांव की छुट्टी नहीं है, जो मेरे पास वोटर नहीं है। जी भाई साहब, अक्सर जो सैनिक होता है उसमें ईमानदारी जो है वो कूट कूट के भरी होती है, और राजनीतिक तो सारा ही झूठ का धंधा है। ये इसमें कैसे, क्या कुछ उद्देश्य रहा आपका यहाँ आने का? मैं 16 साल आर्मी में रिटायर हुआ, उसके बाद गांव में आया तो मैंने ICICI बैंक ज्वाइन किया एज असिस्टेंट मैनेजर। 12 साल वहाँ की। 2020 में मैंने वो छोड़ दी थी और इसी कार्य के लिए लग गया था। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं क्लरिकल कैडर से था आर्मी में, और यहाँ असिस्टेंट मैनेजर था, तो लाइसेंस ऑफिसर के हिसाब से पब्लिक डीलिंग, पेपर वर्क, इसमें तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। जी, तो उन चीज़ों के बारे में मेरे को पहले से एक्सपीरियंस है, मेरे को सीखने की, उन चीज़ों के बारे में किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, गांव में जो सामाजिक यहाँ पे राजनीति नहीं होती, जो गांव में राजनीति करता है वो ठीक नहीं है। ये भाईचारा का इलेक्शन होता है, सामाजिक इलेक्शन होता है। राजनीति करने के लिए बड़े ऊपर लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ करिए, गांव में राजनीति नहीं चलती, गांव में भाईचारा चलता है। जो यहाँ राजनीति करता है वो अक्सर आज नहीं तो कल फेल होता है। तो सतपाल भाई, जैसे शिक्षा आज के समय में एक बड़ा मुद्दा है, तो ऐसे में शिक्षा के लिए आपने क्या कुछ रोड मैप जो है वो तैयार किया है? शिक्षा का हमारा +2 का स्कूल है गाँव कैमला में जी, और एक गर्ल्स स्कूल है 8 तक का। जी, मेरी कोशिश होगी कि जो गर्ल्स स्कूल 8th का है उसको 10th का या +2 का करवाया जाए, ताकि गांव की लड़कियों को दूर नहीं जाना पड़े। दूसरा, टाइम पर स्कूल की चेकिंग, और उनके जो भी उसके अंदर जितना भी सुधार हो, उसके बच्चों के बैठने से लेके बच्चों के खाने की वो जो सुविधाएं हैं उनके अंदर ध्यान दिया जाए, वो अच्छा बढ़िया खाना बने, बच्चों को बैठने के लिए अच्छे वो चीज़ें, उनके लिए पूरा फोकस किया जाएगा और गांव को जागरूक किया जाएगा, सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। और जो प्राइवेट स्कूल्स में इतनी महंगी महंगी फ़ीस देते हैं, जो गरीब घरों के बच्चे हैं, जो गरीब आदमी है वो इतनी महंगी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो और दूसरे की देखम देखी, रिसम रिसी, वो भी इन्हीं स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जा करके इतने इतने पैसे दे के वो कर रहे हैं। मैं पूरे गांव में से अपील करता हूं और सभी को प्रेरित करूंगा इस चीज़ के लिए कि अपने स्कूल का स्टैंडर्ड उसका अप किया जाए, अच्छी व्यवस्था की जाए, करवाई जाए वहाँ पे, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में एडमिशन हो, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। जी भाई साहब, प्राइवेट स्कूल में भेजना तो जो है लोगों की मजबूरी है, क्योंकि अच्छी जो शिक्षा है वो यहाँ पर नहीं मिल पाती है, वो सिर्फ बिना मॉनिटरिंग के। यदि मॉनिटरिंग प्रॉपर हो तो अच्छी शिक्षा जो है प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छी शिक्षा यहाँ पर मिल सकती है। इसके लिए आपने कमेटी का जिक्र करा है कि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करूँगा, चेक करूँगा, तो उसके पीछे क्या कुछ रणनीति है आपकी? इसके अंदर जो मेंबर पंचायत चुने जाएंगे जी, उनमें से जो शिक्षित युवा हैं जी, उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी, कम से कम 4-5 मेंबर हो उसमें, जो हर मंथ या वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली एक प्रॉपर विजिट हो और चेक किया जाए और क्या क्या सुधार होगी, ज़रूरत है उसमें, हाँ, टीचर्स की क्या क्या नेसेसिटी है जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं या बाहर कहीं से ग्रांट ला के करवा सकते हैं, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जी जी भाई साहब, एक लाइब्रेरी की बड़ी आवश्यकता महसूस होती है आज के इस प्रतियोगी दौर में, तो इसके लिए क्या कुछ सोचना करोगे? इसके लिए हमने पहले ही
एक खेल स्टेडियम, मिनी खेल स्टेडियम टाइप का तो यहाँ काम चल रहा है उसके ऊपर। अभी उसमें ग्रांटों की घोषणा हो चुकी है, ग्रांटें आनी शुरू होंगी। उसके अंदर एक लाइब्रेरी का प्रपोजल हमारे पास पहले ही है और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे श्योर। जी भाई साहब, एक आज कोरोना पीरियड के चलते एक नया ट्रेंड जो है एजुकेशन सेक्टर में निकल करके आया, ऑनलाइन एजुकेशन का। ऐसे में इंटरनेट की बहुत ज़रूरत होती है, तो गरीब परिवार जो होता है गांव के अंदर, उसके लिए ये सब अफोर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में कोई फ्री वाईफाई की भी आपकी कोई योजना है? हम पूरी कोशिश करेंगे कि गाँव में वाईफाई की सुविधा करवाई जाए। ये फ्री रहेगा? ये फ्री वाईफाई की सुविधा होगी पंचायती स्तर पर? हाँ, ये मेरी तरफ से एक घोषणा है और मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। जी भाई साहब, आपके गांव में जब मैं पिछले दिनों आया था तो मैंने पीएचसी की विजिट की थी आपकी, जो हेल्थ सेंटर आपका है। वो भवन ऐसा है कि वहाँ बीमार व्यक्ति को तो सुरक्षित करना बहुत मुश्किल है, डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? हमारे गांव में कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे और हमारे विधायक अरविंदर कल्याण जी के थ्रू हमने ये डिमांड रखी थी कि जो हमारा पीएचसी सेंटर है, वो हॉस्पिटल है, उसको अपग्रेड किया जाए। कम से कम उसको एटलीस्ट 20 बेड या 50 बेड का हो और उसकी बिल्डिंग का काम दोबारा से उसके ग्रांट मिले और बिल्डिंग का कार्य उसमें जल्द शुरू होगा जी। तो अब बात कर लेते हैं साफ़ सफाई की और निकासी की। आपका गांव अक्सर सुर्खियों में बना रहता है निकासी को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के। इसके लिए क्या रोड मैप है आपके पास? गांव में साफ़ सफाई के लिए कम से कम 2 या 3 व्हीकल, जो छोटे व्हीकल होते हैं वो लगाए जाएंगे, जो घर घर से कचरा उठा के एक डंपिंग ग्राउंड साइट हमारी नज़र में है, उसके अंदर बड़ा गड्ढा करवा के वहाँ उसको डंप किया जाएगा और 2 महीने में 3 महीने में जैसे वो भर जाता है उसको इसमें भेजा जाएगा रिसाइकल बिन में। तो इससे गांव की साफ़ सफाई ठीक रहेगी और जो पॉलीथीन पन्नी वगैरह सड़कों पे या गाड़ी नलियों में घूमते हैं वो निकाले जाएंगे, उसकी व्यवस्था की जाएगी जी। निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। पिछले दिनों जब मैं आया था तो यहाँ पानी जो है सारे को देखा मैंने, जल भराव की बड़ी प्रमुख समस्या हो रही थी। इसके लिए क्या कोई रोड मैप आपके पास? ऐसा है जी, इसका हमारे गांव में एक बड़ा जोड़ के नाम से जोड़ है, जिसमें आधे गांव की निकासी उसमें होती है और आधे गांव की निकासी एक जोड़ी है यहाँ पे होती है। जो ये जोड़ी है उसका 5 पॉइंट बन चुका है। बड़े जोड़ की जो समस्या है उसका 5 पॉइंट बनवाया जाएगा सबसे पहले वो 5 पॉइंट बनवाया जाएगा, ताकि ये बारिश में जो बैकलॉग सीवरेज में सिस्टम होता है वो साफ रहे। 5 पॉइंट सिस्टम उसका चालू हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम आधे गाँव की सॉर्ट आउट हो जाएगी, आधे की ऑलरेडी हो चुकी है। भाई साहब, अक्सर ये देखा जाता है गांव में कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के थाने तक चले जाते हैं। ऐसे में आपसी भाईचारा भी खराब होता है और समय और पैसे की बर्बादी होती है। तो इसके लिए कोई उपाय आपने बनाया क्या? इसके लिए ये उपाय है कि हम चाहेंगे गांव का जो भी अगर कोई ऐसा इशू होता है, आपस में किसी का झगड़ा है या कोई और डिस्प्यूट है, उसको पंचायत में बैठ के सॉर्ट आउट किया जाए और पंचायत ही उसका फैसला करेगी। जो पंचायत का फैसला होगा वो पंचायत के लेटर हेड पे विद मेंबरों के साइन और स्टैंप के साथ सौंपा जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई भाई नहीं मानता है तो उसको वो आज़ाद होगा जाने के लिए, बाकी वो खुद समझदार है जी। भाई साहब, एक बड़ी समस्या आती है गांव के अंदर, जैसे अब सर्दियां होनी शुरू हो गई हैं, धुंध भी जो है पड़नी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में ना पशुओं की चोरी जो है, ऐसी घटनाएं बहुत सुनने को दिखाई देंगी। तो ऐसे में आप गांव वासियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या घोषणा करना चाहोगे? इसमें गांव के अंदर कुछ पॉइंट चिन्हित किए जाएंगे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का हमारा विचार है जी। यानी अब किसी प्रकार की कोई चोरी घटना गाँव में नहीं होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका पूरा ध्यान दिया जाएगा कि ये घटनाएं ना घटें जी। भाई साहब, आप जो हैं बड़े बड़ी घोषणाएं जो हैं, बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस प्रकार के वायदे और घोषणाएं जो हैं वो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक दलों के द्वारा अक्सर किए जाते हैं। तो आपने ये वायदे घोषणाएं तो कर दी, ऐसे में इसके लिए फ़ंड की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, तो फंड कैसे अरेंज करेंगे आप? इसके फंड की ऐसा है, हर चीज़ के लिए फ़ंड अवेलेबल है। अगर करने की नीड हो तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप उसको निकलवा सकते हैं, उसकी सैंक्शन कर सकते हैं, उसको पास करवा सकते हैं। तो जो मेंटेनेंस फंड, जो मेंटेनेंस ग्रांट आती है, जो छोटे कार्यों के लिए मेंटेनेंस ग्रांट आती है, उन ग्रांटों में कार्य पूरे करवाए जाएंगे जी। भाई साहब, यदि गांव आपको मौका देता है सतपाल जी, तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी?
मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो जो बड़ा जोड़ का है, जिसमें 5 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला वो होगा। और दूसरा है हमारे बाजीगर डेरे में एक चौपाल की है, उनकी चौपाल का कार्य शुरू हुआ था, वो किसी कारणवश डिस्प्यूट की वजह से बीच में अटका हुआ है, उसको पूरा करना, उसको सॉर्ट आउट करना। और तीसरी, बाजीगर डेरे में लाइट जो हमारी सिटी कनेक्शन है, बिजली है, वो वहाँ नहीं है, तो उनको वो बिजली प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहली प्रायोरिटियों में ये हैं जी। तो गांव वालों से अंत में क्या अपील करना चाहोगे? मैं समस्त कैमला ग्राम वासियों को ये अपील करता हूँ कि आप आने वाली 12 तारीख को टेबल लैंप के सामने का बटन दबाकर सतपाल सिंह फौजी को विजयी बनाएं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ सतपाल फौजी को वोट कीजिए। भाई साहब, आपने वायदे तो कर दिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप ये बड़े बड़े वायदे कर रहे हो? तो ऐसे में गाँव वासियों को क्या विश्वास दिलाना चाहोगे कि आप इन पे खरे उतरोगे? मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ और ये फौजी कभी झूठ नहीं बोलता। फौजी कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इनको पक्का इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, ये वादा है मेरा जी। अक्सर ग्रांट्स में घपले की बड़ी समस्या रहती है, लेकिन फौजी जो है एक ईमानदार होता है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो क्या वही भक्ति जो है गांव के प्रति दिखाई जाएगी? बिल्कुल दिखाई जाएगी। उसमें एक पारदर्शिता बरती जाएगी, प्रॉपर उसका रजिस्टर लगाया जाएगा और जिसमें पूरा ब्यौरा होगा, कितनी ग्रांट आई है, कितना खर्चा, जिसमें सभी मेंबर पंचायत के साइन होंगे और गांव का कोई भी आदमी आके उसको देख सकता है। अगर कहीं भी कुछ भी है तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर कहीं से भी किसी की शिकायत आती है तो वो चीज़ें हम होने नहीं देंगे जी। भाई साहब, आपने एक गांव की एक कमेटी बनाने की बात करी थी, कोई भी झगड़े हो यही निपटाए जाएंगे, बड़े बुजुर्गों की एक कमेटी। तो ऐसे में मेरे को जहाँ तक जानकारी है, इससे ये साफ दिख रहा है कि शासन में जो है, यानी कि गांव की सरकार में सबकी भागीदारी होगी। तो एक ग्राम सभा की बैठक का जो है वो प्रावधान है। ग्राम सभा होती है जो गांव के मतदाताओं से मिलकर बनती है, यानी कि गांव का हर वोटर जो है उसका हिस्सा होता है। और उसकी साल में 2 बैठक अनिवार्य है, 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर। लेकिन ये जो ग्राम सभा की बैठक है ये सिर्फ कागजों तक सिमट करके रह जाती है, धरातल पर वो बैठक जो है कभी दिखाई नहीं देती है। क्या आप इसको करोगे, इसके लिए प्रतिबद्ध रहोगे? मैं इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध रहूँगा और इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी प्रॉपर। ग्राम सभा हो और उसमें जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर काम हो, जो भी उसके मेंबर साहिबान हैं उसके अंदर से ये कमेटी बनाई जाएगी, जो जिसमें 4 आदमी हैं, 4 लेके और 5वां खुद सरपंच बैठेगा और उनके जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करके उनको वहीं समझाया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। थाने तक कोई केस नहीं जाएगा जी। भाई साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ना सिर्फ बैठक होगी बल्कि वहीं पर मामलों को जो है, किसी भी समस्या को जो है वो निपटा आ जाएगा। तो दोस्तों, आगे की अपडेट के लिए बने रहे B4 न्यूज़ के साथ। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।